हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिसेंटली पुलिस की नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की है उसको प्रॉपर पूरा एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो नोट्स या फिर अगर हम बात करें एक तरह से जो है वो नोटिफिकेशन में जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि पीएससी ने प्रोवाइड किए हैं स्पेशली फॉर द पुलिस भर्ती। और यहाँ पर प्रॉपर पूरा हम जो है वो जैसे कहते हैं ना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी प्रॉपर पूरा जो है वो एनालाइज करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सैलरी और क्या प्रोसेस रहने वाली है पूरी की पूरी, उसको पूरा प्रॉपर जो एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एचपीपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज की है जिसमें अगर हम बात करें कांस्टेबल वैकेंसीज कितनी है 374। यहाँ पर याद रखना ये टोटल वैकेंसीज है इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, यानी कि वुमेन और जो बॉयज है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए जो है वो यहाँ पे जॉब ओपन करिए। और टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई आपको याद रखना है 374। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इन डिटेल तो जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस एग्जाम का क्या नाम है, एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026। पहले तो बेसिक सिंपल सा याद रखना। और इसको कौन रिक्रूट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और डिपार्टमेंट कौन सा यहाँ पर आएगा, हिमाचल प्रदेश पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा। कांस्टेबल मेल फीमेल दोनों इंपॉर्टेंट। और टोटल वैकेंसीज कितनी है 374, जिसमें मेल कांस्टेबल वैकेंसीज कितनी है 491। ये जो फैक्ट फिगर है ये बिल्कुल क्लियर आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद फीमेल कांस्टेबल वैकेंसीज अगर हम बात करें तो वो है 243। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेसिक। नोटिफिकेशन जो रिलीज डेट है वो अगर हम बात करें वो है 9 जुलाई 2026। ठीक है। एंड अप्लाई कब से कर सकते हैं, 10 जुलाई 2026, यानी कि आज से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट कब है, 6 अगस्त। अब बहुत बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या 6 अगस्त को लास्ट जो 6 PM है उस तक ही होगा। नहीं, यहाँ पर याद रखना है कि लास्ट जो टाइम रहता है वो रहता है 11:59 PM। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन डेट है वो क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है। एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है हमें इसकी तरफ नहीं जाना है, हमें क्या करना है कि एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 6 अगस्त से पहले जो है वो अपना फॉर्म जो है फिल कर देना है। एंड अप्लाई करने के लिए, यानी कि फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, ऑनलाइन मोड पे। अगर आपको कुछ भी फॉर्म फिल करते हुए समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। देन उसके बाद देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ब्रीफली अगर हम बात करें यहाँ पे तो 10th या फिर साथ में जो 12th पास चाहिए। प्लस साथ में एज लिमिट यहाँ पर आपने याद रखना 18 to 25 जो है वो यहाँ पर एज लिमिट है। सैलरी की अगर हम बात करें, ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं तो 20,000 से लेकर जो है वो 64,000 तक सैलरी रहेगी। लेवल 3 पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्लियरली सिंपल याद रखना, पहले ग्राउंड होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एट द एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जितने उसके बाद फाइनली जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाओ भेज दिया जाएगा। और ऑफिशियल साइट की अगर हम बात करें जहां से जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो एचपीपीएससी की साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल शुरुआत करते हैं, देखो पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी पूरा डिटेल, पूरी डिटेल्स के साथ जो है उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखो अगर हम बात करते हैं कि एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट को लेकर हमेशा डाउट रहता है। ठीक है। हमेशा कोई भी एस्पिरेंट होगा जो बहुत लंबे समय से पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो एक चैलेंज रहता है वो रहता है एज लिमिट का। तो आपको याद रखना है कि जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो एज है वो 18 to 25 ईयर्स है, यानी कि 25 साल से ऊपर वाले अलाउ नहीं होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे SC ST OBC के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन होती है 3 ईयर्स की, यानी कि यहाँ पर 25 की जगह 28 होगी। यानी कि मिनिमम एज कितनी चाहिए, 18 चाहिए। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में कितनी है, 25। ठीक है। और SC ST OBC में मैक्सिमम एज कितनी है, 28। देन उसके बाद अगर कोई होमगार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वहां पर जो एज दी गई है वो दी गई है मैक्सिमम 29 और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18। एज से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप हमें जो पूछ सकते हैं। देन उसके बाद देखो वैकेंसीज की बात करते हैं तो इन डिटेल ये वैकेंसीज है। तो मेल कांस्टेबल की वैकेंसीज 491, जिसमें आपको याद रखना है यहाँ पे कि वेरियस सेक्शंस में भी इसको डिवाइड किया गया, आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देन उसके बाद फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसीज 243 है, तो ये भी डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएगी अपने अपने एरिया में, जिस कैटेगरी में भी आप बिलोंग करें उस कैटेगरी में जो भी पोस्ट है उसके बारे में प्रॉपर पूरी नॉलेज जो है वो हमें रखनी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट्स में अगर हम बात करें तो हाइट आपको याद रखना है 5.6 इंचेस चाहिए। ठीक है। और चेस्ट यहाँ पे 31 into 32 होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। देन SC ST और गुरखास के लिए यहाँ पे हाइट जो 5.4 इंचेस चलेगी, प्लस साथ में चेस्ट यहाँ पे 29 to 30 इंचेस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट आपको याद रखना, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीएस में, जो ओबीसी है उसमें कितनी चाहिए, 5.2
ठीक है, इंचेस। देन उसके बाद SC ST गुरखास के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 फुट, 5 फुट जो है वो चाहिए। तो 5 फुट 2 इंच हाइट चाहिए वुमेन के लिए, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए, जनरल कैटेगरी EWS और OBC वाले में, और ST SC गुरखास के लिए जो है 5 फुट इतनी जो है वो इनफ रहेगी। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये बेसिक क्राइटेरिया जो हमने अभी डिस्कस किया है ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए, एज आपको क्लियर रखना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साथ में +2 होनी चाहिए, तो 10th +2। और उसके बाद आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स डिग्रीज है वो आपको सारे यहाँ पे जो है वो ऑन द टाइम ऑफ लाइक जब आपका फिजिकल होगा तो आपको अपने साथ रखने हैं। देन उसके बाद देखो यहाँ पे हाइट के मार्क्स जरूर है मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर किसकी हाइट, ठीक है, लेस देन 5 है, ठीक है, तो 5 फीट 7 इंच से अगर कम है तो उसके लिए 0 मार्क है। अगर इससे ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, 5 7 से ज्यादा है बट लेकिन 5 8 से कम तो 1 नंबर। 5 8 से ठीक है कम है बट लेकिन 5 8 से ज्यादा है थोड़ी, लेकिन जो है वो बट लेस देन जो 5 9, यानी कि तो यहाँ पे 2 होंगे। फिर 5 9 से कम है लेकिन 5 10 से ज्यादा तो 3 नंबर है। फिर वैसे ही 5 10 से 5 11 के बीच में अगर किसकी हाइट आती है तो उसके लिए 4 नंबर। 5 11 से 12 के बीच में अगर आती है तो 5 नंबर मिलेंगे। और अगर कोई 6 फुट से ऊपर है तो उसको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो हाइट के नंबर जो है वो आपके फाइनल मेरिट में भी काउंट होंगे, ये भी आपने साथ में जो है वो ध्यान रखना। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो है वो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, कौन कौन से, लाइक जैसे अगर आपका ग्राउंड होता है तो वहां पर आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या फिर कौन कौन से आपके पास चैलेंजेस होंगे। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट की जो है वो एक 15 मीटर की जो है वो 5 मिनट 30 सेकंड में जो है वो यहाँ पे जो है वो रेस रहेगी। यहाँ पे कोई किसी को एडिशनल अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। 1.35 मीटर्स की जो मैक्सिमम जो है वो यहाँ मतलब एक तरह से हाई जंप होगी जिसमें मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो चांस दिया जाएगा। रेस होगी एक 100 मीटर की, ठीक है, जो कि 14 सेकंड में कवर करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी कोई एडिशनल अटेम्प्ट नहीं होगा। बोर्ड जंप जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं ना कि लॉन्ग जंप होगी तो 4 मीटर्स की रहेगी, और यहाँ पर भी मैक्सिमम जो है 3 अटेम्प्ट होंगे। अब सिमिलर कुछ ऐसा ही फीमेल्स के लिए भी है बट लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़े से कंसेशन दिए गए रेस में। जैसे रेस उनको 800 मीटर है जो कि 3 मिनट जो है वो आपको 45 सेकंड में कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे कोई एडिशनल जो है वो अटेम्प्ट अलाउ नहीं होगा। देन उसके बाद जो हाई जंप है वो फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए वो कितनी है 1.10 मीटर, जिसमें जो 3 अटेम्प्ट जो मैक्सिमम जो है वो अलाउ होंगे। देन उसके बाद रेस की अगर हम बात करें तो इनके लिए 100 मीटर होगी जिसमें इनको 17 सेकंड में जो है वो इसको कवर करना है, और यहाँ पर भी कोई अटेम्प्ट नहीं होगा। एंड उसका बोर्ड जंप यानी कि अगर हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की तो मैक्सिमम यहाँ पे जो 3 अटेम्प्ट रहेंगे, और 3 ही मीटर जो है वो यहाँ पे जो है वो इनके लिए रहेगा कि इनको 3 मीटर जो है वो क्रॉस करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की हमें क्या क्या चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखना है कि आपके पास 10th यानी कि मेट्रिकुलेशन का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हमारे नेम के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने एनसीसी किया है तो आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट होने चाहिए, ABC कोई भी। देन उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ST SC OBC EWS किसी भी सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो तो उसका जो आपका प्रॉपर पूरा वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ऑथराइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वे में याद रखना। देन उसके बाद अगर कोई, ठीक है, सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर द होम गार्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कमांडेंट होम गार्ड से जो है वो इशूड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए अगर कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर याद रखना कि हिमाचली बोनाफाइड उनके लिए होना चाहिए अगर कोई हिमाचल से बाहर से पढ़ा है। अगर कोई हिमाचल के ही स्कूल्स में पढ़ा है तो उसके लिए फिर हिमाचली बोनाफाइड की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ध्यान रखना कि फिर यहाँ से क्या क्लियर होता है कि कैंडिडेट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन situated outside the state and in case reserved category candidates, तो यहाँ पे क्या है, हिमाचली बोनाफाइड किस किस के लिए होना चाहिए, तो रिजर्व कैटेगरी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए, प्लस साथ में अगर कोई कैंडिडेट बाहर से पढ़ा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके लिए फिर हिमाचली बोनाफाइड जरूरी है। बट लेकिन अगर कोई हिमाचल के ही स्कूल्स में पढ़ा है तो देन उस केस में जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर उसको जो है वो हिमाचली बोनाफाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन फिर भी स्टिल होना चाहिए। उसके बाद EWS BPL सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, जो कि एक तरह से काउंटर साइंड होने चाहिए BDO के, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्म विद ड्यू केयर और नो करेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से भरे, कोई भी करेक्शन जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी जब एक बार जो है वो एप्लीकेशन आपने फिल कर दी। देन उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो एलिजिबल जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब क्लियर होना चाहिए कि मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, +2 जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी लाइक विद इन आपका जो स्कूल हिमाचल प्रदेश है ना,
जैसे हिमाचल प्रदेश का कोई भी स्कूल हो गया, बोर्ड हो गया, वहां से पास होने चाहिए, तो उस केस में फिर आपको जो है वो कोई भी हिमाचली बोनाफाइड जॉब प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन अगर कोई हिमाचल से बाहर से पढ़ा है, जैसे मान लीजिए किसी ने 10th प्लस 2 जो है वो पंजाब से करी है, बट लेकिन वो हिमाचली है, और उसके बाद तब उसके पास क्या होना चाहिए, हिमाचली बोनाफाइड जो है वो होना चाहिए। तो ये सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे मान लीजिए आप फिजिकली क्वालिफाइड होते हो, तो उसके बाद मेंस के लिए जो है वो आपके पास एक एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, सिंपल याद रखना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा। और एग्जाम का जो सिलेबस है हम उसको बिल्कुल डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो हमारा टारगेट है यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसका लेवल जो है वो +2 स्टैंडर्ड का रहेगा, एंड उसका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा, कमीशन ने ऐसा कहा है, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द एडवर्टीजमेंट। बट लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि +2 लेवल का कहा है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। एंड साथ में हम सिलेबस जब आएगा तो उसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्लस साथ में रिटन एग्जामिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल पर जो है वो कंडक्ट होगा, और वेरियस यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे ऑफलाइन। पेन पेपर वाला जो है वो यहाँ पे क्या होगा, पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन आपको ध्यान रखना है कि 2 घंटे का रहेगा। जैसे आपका ग्राउंड क्लियर हो गया, आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, देन उसके बाद आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो 2 घंटे का 2 आवर का एग्जामिनेशन एग्जाम होगा, जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 90 मार्क्स का होगा। 90 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप कोई आंसर जो है वो गलत अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, जो है वो अगर गलत होता है तो उसके फिर मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। प्लस साथ में जो आपके क्वेश्चन पेपर पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जो है वो बायलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर कोई डिफरेंस रहता है हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन को लेकर, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इंग्लिश वर्जन जो है वो फाइनल जो है वो माना जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो है वो जो आपके पास ओएमआर शीट होगी उसमें 5 ऑप्शन आपके पास होंगे, एक ABCD। अगर तो आपको करेक्ट आंसर पता है तो आपको बी को फिल कर देना। मान लीजिए बी करेक्ट आंसर आपको लगता है, आपने इसको जो है वो डार्क कर दिया, बिल्कुल इस तरह से भर दिया। बट लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो देन आपके पास एक साथ में ऑप्शन ई भी रहेगा, आपको उसको फिल करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि 90 के 90 क्वेश्चन हमें जो है वो कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं हमें उसको जो है वो एनसर्कल करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम इसको एनसर्कल नहीं करते हैं, इसको फिल नहीं करते हैं, तो देन ये भी क्या माना जाएगा एक तरह से कि ये अटेम्प्ट जो है वो किया गया है और ये गलत है, यानी कि इसकी भी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। दैट मीन्स कि जो आपके पास इस तरह से A B C करके जो आपके पास जो बॉक्सेस बने होंगे, सर्कल बने होंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें जो अपना करेक्ट आंसर जो है वो फिल करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको फिल करना पड़ेगा, मतलब सब में से किसी एक ना एक को फिल करना पड़ेगा। अगर तो करेक्ट आंसर पता है तो डायरेक्ट ऑप्शन को फिल कर दो, अगर नहीं पता है तो हमें ऑप्शन ई को जो है वो फिल करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे एनसीसी के सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख लेते हैं कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर किसी के पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, अगर बी है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर सी है तो 4 नंबर मिलेंगे। और अगर किसी के पास सारे ही हैं तो उसको जो है वो एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होगा उसके जो है वो मार्क्स मिलेंगे, यानी उसको 4 नंबर मिलेंगे। अब देखो 90 मार्क्स का तो आपका जो है वो पेपर हो गया, फिर उसका 4 नंबर का आपका एनसीसी हो गया, 6 नंबर जो है वो यहाँ पे आपके हाइट के हो गए, तो टोटल हो गया 100, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी 100 में से। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक। देन उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया अभी आपको याद रखना फाइनल रहेगी यहाँ पे, और नो कैंडिडेट जो कि स्कोर कर रहा है 0 या फिर नेगेटिव मार्क्स, वो रिटर्न एग्जामिनेशन में का जो है वो मेरिट लिस्ट का पार्ट उसको नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो वो है 600 रुपीज। यहाँ पे जो है वो सभी के लिए जो है वो 600 रुपए जो है वो फीस रखी गई है, रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। सिंपल वे में याद रखना, सबको जो है वो 600 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, एंड बहुत जल्दी जो है वो हम एचपी पुलिस का ये जो अभी नोटिफिकेशन है इसको लेकर पूरा सिलेबस और साथ में जो है वो एक स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट शेयर सब्सक्राइब डेली फैक्ट।